हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो है शोल्डर इम्पिंजमेंट। शोल्डर इम्पिंजमेंट क्या होता है? शोल्डर यानी कि हमारा कंधा, और इम्पिंजमेंट मतलब कि चोट लग जाना। अगर हमारे कंधे की जो मसल्स है उसमें चोट लग जाए, दो हड्डियों के बीच में अगर मांस दबने के कारण, मसल्स के टेंडन दबने के कारण चोट की कंडीशन में बन जाए, तो वो कंडीशन कहलाती है शोल्डर इम्पिंजमेंट। शोल्डर इम्पिंजमेंट जो होता है, ये होता है हमारी ह्यूमरस की ग्रेटर टिब्रोसिटी और स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी की पोस्टीरियर सरफेस के बीच में अगर हमारी रोटेटर कफ मसल यानी कि सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर और सब स्कैपुलरीज, अगर इनके टेंडन स्पेशली सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस के टेंडन हमारे ह्यूमरस की ग्रेटर टिब्रोसिटी की पोस्टीरियर सरफेस और ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला की पोस्टीरियर सरफेस के बीच में दब जाए, तो हमारे कंधे में कंडीशन डेवलप होती है जिसे हम कहते हैं शोल्डर इम्पिंजमेंट। शोल्डर इम्पिंजमेंट का जो कारण है, कभी कभार अननोन होता है। कभी कभार इसका कारण एथलीट्स में, प्लेयर्स में ओवरहेड मूवमेंट होता है। अगर कोई एथलीट थ्रोइंग का खेल खेलता है जिसमें जोर से बॉल को फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है, अगर ये एक्शन कोई एथलीट बार बार रिपीट करता है, बार बार रिपीटेशन में होता है, तो ऐसी कंडीशन में एथलीट्स को शोल्डर इम्पिंजमेंट की कंडीशन बनती है। शोल्डर इम्पिंजमेंट होने के कई कारण हैं। पहला, कि अगर रोटेटर कफ मसल्स वीक हो या थकी हुई हो, और हमारे कैप्सूल होते हैं हर जॉइंट में, तो अगर हमारे शोल्डर जॉइंट का पोस्टीरियर कैप्सूल टाइट हो, तो इंटरनल रोटेशन जो होता है शोल्डर का, वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, जिस कारण से एक्सटर्नल रोटेशन और अबडक्शन के कारण रोटेटर कफ में शोल्डर इम्पिंजमेंट की कंडीशन बन जाती है। मेन इसका जो मैकेनिज्म होता है शोल्डर इम्पिंजमेंट का, वो होता है ओवरहेड शोल्डर का, यानी कि सर के ऊपर एक्सेसिव ओवरहेड, सर के और बाहर की तरफ का एक्सेसिव, ज्यादा से ज्यादा एक्सटर्नल रोटेशन ह्यूमरस का, और अडक्शन, अबडक्शन शोल्डर जॉइंट का। इस मूवमेंट में रिपीटेड हो अगर बार बार, तो शोल्डर इम्पिंजमेंट होता है। इसका दूसरा कारण होता है कि अगर सामने की तरफ से शोल्डर में लेक्सिटी हो, लचक हो या कमजोरी हो, जो बार बार रिपीट होती हो, तो इस कारण से भी शोल्डर इम्पिंजमेंट हो सकता है। या फिर जो हमारी बॉडी की बायोमैकेनिक्स है वो प्रॉपर ना हो, स्कैपुला जो है वो प्रॉपर पोजीशन में ना हो,
उसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा होते हों, या फिर जो हमारी आसपास की मसल है शोल्डर की, जैसे कि सेरेटस एंटीरियर, लैटिसिमस डोर्साई, रम्बोइडस, ट्रेपेजियस, अगर ये मसल्स काफ़ी इम्बैलेंस हो, इनमें पावर कम हो और इनका न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल भी कम हो, तो भी शोल्डर इम्पिंजमेंट की कंडीशन बनती है। तो ये होता है हमारा शोल्डर इम्पिंजमेंट और उसके कारण। आज हम बात करेंगे शोल्डर इम्पिंजमेंट के लक्षणों के बारे में और उसके रिस्क फैक्टर के बारे में, उसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में और उसके डायग्नोसिस के बारे में, और फिर हम बात करेंगे जनरल मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में। तो शोल्डर इम्पिंजमेंट में आज हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे कि इनके क्या लक्षण होते हैं, किन कारणों से ये हुआ है, इसके बाद क्या क्या लक्षण दिखते हैं, ऐसे क्या रिस्क है जिनके कारण शोल्डर इम्पिंजमेंट हो सकता है, और अगर शोल्डर इम्पिंजमेंट हो गया है और उसे अनट्रीटेड यानी कि ट्रीट नहीं किया टाइम पे, तो क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, शोल्डर इम्पिंजमेंट। साइन एंड सिम्टम यानी कि लक्षण, क्या देखने को मिलते हैं हमें शोल्डर इम्पिंजमेंट के लक्षण। तो जो डायग्नोसिस होता है इंटरनल इम्पिंजमेंट का, वो बेस्ड होता है कि जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसकी क्या हिस्ट्री रही है। ठीक है, क्योंकि अगर पुरानी हिस्ट्री में पेशेंट का ये होगा कि हाँ, वो कोई स्पोर्ट्स खेलता था या कोई ऐसा काम करता था जिसमें उसे बार बार ओवरहेड मूवमेंट करना पड़े, तो हम उस बेस पे भी डायग्नोस कर सकते हैं और उसी बेस पे पेशेंट के लक्षण दिखाई देते हैं। हर एक पेशेंट के अलग अलग लक्षण होते हैं, कोई स्पेसिफिक लक्षण इसके कम ही होते हैं, जैसे कि सिर्फ दर्द। बाकी हर एक पेशेंट अपने तरीके से अलग अलग लक्षण बताता है। कभी भी सभी पेशेंट के कुछ लक्षण ही मिलते हैं, नहीं तो सभी पेशेंट के लक्षण अलग अलग रहते हैं। जो रिव्यूज निकाले गए हैं, आंकड़े निकाले गए हैं, वो ये दर्शाते हैं कि काफी सारे लक्षण होते हैं कॉमन हमारे इंटरनल इम्पिंजमेंट के पेशेंट में। ठीक है, जो इंटरनल इम्पिंजमेंट यानी कि शोल्डर इम्पिंजमेंट के पेशेंट होते हैं, उनमें काफी सारे लक्षण जो होते हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। ठीक है, तो
कभी कभार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि सारे पेशेंट्स के लक्षण सेम नहीं रहते हैं, पर कभी कभार ऐसी कंडीशन आती है कि जो मेजॉरिटी होती है, अगर हम 10 क्लाइंट देख रहे हैं, 10 पेशेंट देख रहे हैं, तो कभी कभार 10 में से 8 पेशेंट, अगर 10 पेशेंट जो हैं अगर शोल्डर इम्पिंजमेंट के हैं, तो 10 में से 8 पेशेंट कॉमन सिम्टम दर्शाते हैं। ठीक है, तो जो लक्षण होते हैं वो हमेशा डिपेंड करते हैं पेशेंट पे, पेशेंट की कंडीशन पे और उसकी सीवियरिटी पे। ठीक है, तो इंटरनल इम्पिंजमेंट के जो पेशेंट होते हैं वो किस किस तरीके के लक्षण को दर्शाते हैं, हम इसके बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहला लक्षण है पोस्टीरियर शोल्डर पेन, कंधे में पीछे की तरफ दर्द। ये दो तरीके का हो सकता है, या तो क्रॉनिक या तो अक्यूट। ठीक है, सबसे पहला कॉमन लक्षण है पोस्टीरियर शोल्डर पेन, कंधे में पीछे की तरफ दर्द, या तो क्रॉनिक या तो अक्यूट। जो पोस्टीरियर गर्डल होता है शोल्डर का, यानी कि पीछे की तरफ का जो हिस्सा होता है कंधे का, उसमें डिफ्यूज पेन यानी कि फैला हुआ दर्द महसूस होता है। जो कंधे का पीछे वाला हिस्सा है, वहां पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसे शोल्डर के पीछे वाले हिस्से में फैला हुआ, बिखरा हुआ दर्द महसूस होता है। ये पेशेंट की सबसे पहली चीफ कंप्लेन रहेगी। स्पेशली जो थ्रोइंग एथलीट्स होते हैं, जो गेंदबाज होते हैं, जो थ्रोअर्स होते हैं, वो सबसे पहले इंटरनल इम्पिंजमेंट का अगर लक्षण लेके आएंगे, तो वो यही चीफ कंप्लेन यानी कि जो उनकी मेन कंप्लेन होगी, वो यही होगी कि उन्हें पीछे की तरफ कंधे में बिखरा हुआ, डिफ्यूज, फैला हुआ दर्द महसूस रहता है। पर जो इंटरनल इम्पिंजमेंट का दर्द होता है वो लोकलाइज्ड भी होता है। जो हमारे शोल्डर की जॉइंट लाइन है, हर एक जॉइंट की एक लाइन होती है जिसे हम जॉइंट लाइन कहते हैं। तो हमारे शोल्डर की जो जॉइंट लाइन है, वहाँ पे लोकलाइज्ड पेन भी रहता है शोल्डर इम्पिंजमेंट का। जो हमारे कंधे की जॉइंट लाइन होती है वो शुरू होती है हमारे बाइसिपिटल ग्रूव से लेकर हमारे एंटीरियर जीएच जॉइंट पे। इसमें पेक्टोरिस मेजर का टेंडन से हम एरिया फील करते हुए अंदर की तरफ आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से शोल्डर में भी जॉइंट लाइन होती है जो कि दर्शाती है दर्द को, इम्पिंजमेंट के दर्द को। जो ऐसे पेशेंट होते हैं जो थ्रोइंग एथलीट्स होते हैं,
जो कंधे का दर्द लेके आते हैं, वो आपको ये बताते हैं कि ये जो पोस्टीरियर शोल्डर पेन का ऑनसेट है, यानी कि शुरुआत है, वो तब है जब वो थ्रोइंग करते समय लेट कॉकिंग फेज में हो। लेट कॉकिंग फेज जो होता है थ्रोइंग का, उसमें हमारा जो हाथ होता है वो 90 डिग्री के अबडक्शन और फुल एक्सटर्नल रोटेशन में रहता है। ठीक है, जब एथलीट्स थ्रो करता है, गेंद फेंकता है, तब उसके कुछ फेजेस होते हैं। उसमें एक होता है हमारा लेट कॉकिंग फेज। इस लेट कॉकिंग फेज में हमारे एथलीट्स का हाथ 90 डिग्री के अबडक्शन में और पूरे फुल एक्सटर्नल रोटेशन में रहता है। ये देखिए, ये होता है लेट कॉकिंग फेज। इसमें थ्रोइंग करने वाले का हाथ 90 डिग्री के अबडक्शन में और फुल एक्सटर्नल रोटेशन में रहता है। इस फेज में एथलीट्स फुल फोर्स यूज करता है बॉडी का, फुल बायोमैकेनिक्स यूज करता है बॉडी का, ताकि वो फुल स्पीड से, फुल फोर्स से उस गेंद को फेंक सके। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो बॉल सामने वाले प्लेयर के बैट या बेसबॉल तक भी नहीं पहुंच पाएगी। इसी कारण से थ्रोइंग के जो एथलीट्स होते हैं वो पूरे बॉडी का फुल फोर्स लगाते हैं, पूरा फुल अबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं। इसी कारण से हमारे ऐसे एथलीट्स में कॉमन हो जाता है शोल्डर इम्पिंजमेंट। तो ये था हमारा क्रॉनिक पेन। अब आता है हमारा अक्यूट स्टेज। अक्यूट में अगर नॉन थ्रोइंग एथलीट्स हैं पर उन्हें शोल्डर इम्पिंजमेंट के लक्षण हैं, तो उनकी जो चीफ कंप्लेन होगी वो होगा शोल्डर पेन किसी इंजरी के बाद। यानी कि हो सकता है उन्हें एक्सीडेंट में हुआ हो, रोड एक्सीडेंट, तो धमस लग गई हो, बाथरूम में स्लिप हो गए हो, सीढ़ियों से स्लिप हो गए हो, या टकरा के गिर गए हो, या एकदम से किसी भारी सामान का उन पे प्रेशर पड़ गया हो, या भारी सामान उठा लिया हो एकदम से। कोई भी इंजरी की हिस्ट्री हो सकती है। तो जो नॉन थ्रोइंग एथलीट्स होते हैं वो अगर इस तरीके का दर्द शोल्डर में पीछे की तरफ का कंधे का दर्द लेके आते हैं, तो उनकी चीफ कंप्लेन होती है कि अक्यूट पेन, यानी कि शोल्डर में दर्द है, पर हम गिर गए थे, या हमने कुछ भारी उठा लिया था, या हमें लग गई थी, इस तरीके की वो हिस्ट्री देते हैं। तो ये हमारा होता है शोल्डर इम्पिंजमेंट का पोस्टीरियर शोल्डर पेन, जिसमें हमारा क्रॉनिक और अक्यूट पेन होता है। अब अगर ऐसे एथलीट्स
क्या क्या और लक्षण बताते हैं, हम इस बारे में बात करते हैं। तो ऐसे एथलीट्स बताते हैं कि उनकी जो थ्रो करने की वेलोसिटी है, किसी भी गेंद को जब गेंदबाज थ्रो करता है, फेंकता है, तो वो एक फुल एनर्जी, फुल वेलोसिटी के साथ फेंकता है। पर अगर उसके कंधे में दर्द है तो वो उस वेलोसिटी के साथ नहीं फेंक पाएगा, क्योंकि उसे दर्द होगा, दिक्कत होगी। इसी कारण से वो फुल वेलोसिटी के साथ उसे नहीं फेंक पाएगा। तो ऐसे एथलीट कंप्लेन करते हैं कि उनका जो थ्रोइंग वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। उनका कंट्रोल और परफॉर्मेंस दोनों ही कम हो गया है या खत्म हो गया है। स्पेशली जो ओवरहेड मूवमेंट करने वाले एथलीट हैं, थ्रोइंग करने वाले एथलीट हैं, वो ये कंप्लेन करते हैं कि उनका जो थ्रोइंग वेलोसिटी है और जो कंट्रोल है थ्रोइंग का, जो परफॉर्मेंस है थ्रोइंग की, वो धीरे धीरे कम हो गई है, खत्म हो गई है। और फिर कंप्लेन करते हैं वो कि उन्हें डेड आर्म महसूस होता है। कुछ ऐसे पैथोलॉजिकल प्रोसेस लक्षण दिखाती हैं जिन्हें हम कहते हैं डेड आर्म। डेड आर्म यानी कि मृत कंधा। उन्हें ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि उन्हें ये महसूस होता है कि उनका कंधा और हाथ बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है थ्रोइंग के बाद। ठीक है, तो जो एथलीट्स होते हैं, अगर उन्हें शोल्डर इम्पिंजमेंट की कंडीशन बनती है, तो उनका अगर कंडीशन धीरे धीरे बढ़ रही है तो उनकी परफॉर्मेंस में भी कमी आएगी, उनका जो कंट्रोल होगा थ्रोइंग में वो भी कम होगा, और वेलोसिटी जो है थ्रो करने की, फेंकने की, वो भी कम होगी। और इसी कारण से उन्हें ऐसा महसूस होगा कि उनका कंधा या हाथ मृत हो गया हो, डेड हो गया हो। शोल्डर की जो फील होती है, जो महसूस होता है हमें कंधा, उन्हें वो कम महसूस होगा, कमजोर महसूस होगा जब भी वो किसी गेंद को फेंकेंगे तब। और उन्हें ऐसा भी महसूस होगा कि जब वो थ्रो करते हैं तो उनका कंधा स्लिप हो जाता है। ठीक है, उन्हें ऐसा महसूस होगा कि जब भी वो थ्रोइंग करने जाते हैं तो उनका कंधा स्लिप हो जाता है। फिर आता है हमारा मस्कुलर असिमेट्री। जो ओवरहेड एथलीट्स होते हैं, जो थ्रोअर्स होते हैं, पर्टिकुलरली उनमें ऐसा महसूस होता है या ऐसा लगता है कि उनके बॉडी में मस्कुलर असिमेट्री हो गई है। यानी कि जो मसल्स का बैलेंस था, जो एक पोजीशन में मसल्स थी, वो अब नहीं रही हैं। स्पेशली उनके डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट शोल्डर के बीच। यानी कि अक्सर जो राइट होता है हमारा, वो ही डोमिनेंट होता है। हम सारे काम हमारे राइट हैंड से करते हैं, लेफ्ट हमारा नॉन डोमिनेंट होता है, वो सिर्फ सहायता करता है। तो ऐसा ही थ्रोइंग वाले एथलीट्स को, ओवरहेड मूवमेंट करने वाले एथलीट्स को महसूस होगा
कि उनकी जो मसल्स है कंधे की, उनमें मस्कुलर असिमेट्री आ गई है डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट शोल्डर के बीच में। अब मस्कुलर और न्यूरोमस्कुलर इम्बैलेंस, जो शोल्डर इम्पिंजमेंट की कंप्लेन लेके आए हुए पेशेंट होते हैं, उनमें कॉमनली क्या देखने को मिलता है कि जो उनकी मसल्स होती हैं वो बहुत इम्बैलेंस होती हैं। जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स की जो मसल्स हैं, कंधे के जॉइंट की जो मसल्स हैं, वो बहुत इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस यानी कि उनमें बहुत माइनर सा बैलेंस नहीं है। जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पोस्चरल के कारण या कहें बॉडी के बायोमैकेनिक्स के कारण, स्कैपुला के डिस्काइनेसिया के कारण, किसी भी कारण से इनका इम्बैलेंस जो होता है वो कम हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की वो कंप्लेन बताएंगे या जब आप डायग्नोस करेंगे तो ऐसे लक्षण देखने को मिलेंगे कि शोल्डर कॉम्प्लेक्स की जो मसल्स हैं वो इम्बैलेंस हैं। साथ ही साथ उन्हें ऐसा लगेगा कि जो स्कैपुला के आसपास की मसल्स हैं, जैसे कि रोम्बोइडस माइनर, मेजर, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर, सब स्कैपुलरीज, लेटिसिमस, डोर्साई, ट्रेपेजियस, इनका न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल कम है या इम्प्रॉपर है। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल यानी कि एक अनकॉन्शियस ट्रेन रिस्पॉन्स होता है हमारी मसल्स में, जो कि सिग्नल्स के रिगार्डिंग होता है डायनेमिक जॉइंट की स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, जैसे कि जब भी हम हमारे कंधे को हिलाते हैं, ऊपर उठाते हैं, काम करने के लिए उपयोग करते हैं, तो वो ऑलरेडी ट्रेंड है उस चीज में। आप एक बार मोटरसाइकिल सीखते हैं, बार बार नहीं सीखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन और मसल्स उसे याद कर लेती हैं। तो हमारे शोल्डर इम्पिंजमेंट में वो जो याद करने की ताकत है, स्टेबिलिटी को, वो इम्प्रॉपर हो जाती है। तो इस कारण से ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं मसल्स इम्बैलेंस और न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल का कम दिखना स्कैपुला की मसल्स का। अब जो शोल्डर जॉइंट है उसकी लेक्सिटी का बढ़ जाना, जो ऐसे पेशेंट हैं जो इंटरनल इम्पीचमेंट है जिनको, उनमें हमारे ग्लोबल लेक्सिटी स्पेशली एंटीरियर साइड से डोमिनेंट शोल्डर की वो बढ़ जाती है। ठीक है, जिस कारण से एंटीरियर डिसलोकेशन की कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो जो शोल्डर इम्पिंजमेंट के पेशेंट रहते हैं उनमें लेक्सिटी यानी कि लचक जो होती है शोल्डर की, वो बड़ी हुई रहती है, खासकर की एंटीरियर साइड से
सामने की तरफ से, वहां ऐसे पेशेंट की लेक्सिटी बढ़ जाती है, लचक बढ़ी हुई रहती है। इस कारण से एंटीरियर डिसलोकेशन के चांसेस ऐसे पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं, स्पेशली डोमिनेंट शोल्डर में, यानी कि राइट शोल्डर में। अब आता है हमारा अगला लक्षण, एंटीरियर इंस्टेबिलिटी। पेशेंट्स हमें इंस्टेबिलिटी के सिम्टम्स भी बताता है, जैसे कि एप्रीहेंशन और सबलक्सेशन का सेंसेशन। एप्रीहेंशन मतलब कि किसी भी कारणवश किसी एंजाइटी या डर का महसूस होना, ठीक है, आशंका लगना। तो एंटीरियर इंस्टेबिलिटी के हमें सिम्टम्स दिखाई देंगे कि उन्हें ऐसा लगता है कि या तो जो उनका कंधा है, जब वो अपने अबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन की पोजीशन में आएंगे, तो उनका या तो कंधा जो है उन्हें ऐसा महसूस होगा कि वो लचक जाएगा, ठीक है, खसक जाएगा, ऐसा उन्हें महसूस होता है या ऐसा होने की उन्हें आशंका लगती है, ठीक है। तो इस तरीके की एंटीरियर इंस्टेबिलिटी के लक्षण भी पेशेंट कंप्लेन करेगा। रोटेटर कफ पैथोलॉजी, ऐसे पेशेंट्स जिनमें सिम्टम्स सिमिलर होते हैं, वो साथ में एसोसिएट करते हैं रोटेटर कफ पैथोलॉजीज के, जैसे कि टूट फूट हो जाना रोटेटर कफ मसल्स या टेंडन में, या कोई दूसरी इम्पिंजमेंट पैथोलॉजी हो। तो जो शोल्डर इम्पिंजमेंट के पेशेंट होते हैं, अक्सर उनमें रोटेटर कफ पैथोलॉजी की कंडीशन साथ में देखने को मिलती है। जो यंगर पेशेंट होते हैं इन लक्षणों के साथ, स्पेशली थ्रोइंग एथलीट्स, वो अपना जब हाथ उठाते हैं, तो जो क्लिनिशियन है वो ये इंडेक्स ऑफ सस्पेंशन में उन्हें ये दिखाई देता है, शोल्डर इम्पिंजमेंट। ठीक है, जो यंगर एथलीट्स होते हैं ऐसे सिम्टम्स के साथ, और स्पेशली वो थ्रोइंग एथलीट्स हों, तो ये संदेहजनक बात रहती है ऐसे एथलीट्स में कि शायद उन्हें रोटेटर कफ पैथोलॉजीज हो सकती हैं शोल्डर इम्पिंजमेंट की कंडीशन के साथ। इनफैक्ट कुछ ऑथर्स ये भी मानते हैं कि इंटरनल इम्पिंजमेंट जो होता है वो रोटेटर कफ लीजन कॉज करता है, कारण बनता है इम्पिंजमेंट और रोटेटर कफ का, ठीक है। तो ये दोनों चीजें साथ में कोरिलेटेड हैं। जिन्हें शोल्डर इम्पिंजमेंट है, अगर वो यंगर एथलीट्स हैं और वो थ्रोइंग भी है साथ में उनकी एक्टिविटी में, तो हो सकता है कि उन्हें रोटेटर कफ पैथोलॉजी हो। और कुछ का मानना है कि इंटरनल इम्पिंजमेंट के साथ रोटेटर कफ लीजन जो होता है वो कॉज होता है।
अब जो कुछ कॉम्बिनेशन लक्षण देखने को मिलते हैं इम्पिंजमेंट डी अरेंजमेंट में, ठीक है, वो होता है पॉपिंग। जब पेशेंट एथलीट्स जब शोल्डर का मूवमेंट करते हैं, स्पेशली अबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन, तो उन्हें पॉपिंग, एक पॉप जैसा साउंड सुनाई देता है। बहुत छोटा सा एक्सपल्सिव साउंड होता है, ये पॉप जैसा लगता है, ऐसा सुनाई या महसूस होता है। ऐसा भी सुनाई देता है कि शोल्डर में क्लिकिंग साउंड हुआ है, जैसे हम किसी चीज को जब क्लिक करते हैं तो एक टक आवाज आती है, तो इस तरीके की उन्हें शोल्डर में आवाज सुनाई देती है। कैचिंग साउंड भी महसूस होता है। कैचिंग यानी कि एक पकड़ने जैसा उनको समझ आता है कि कुछ जकड़ा हुआ है मेरे हाथ को, ठीक है। साथ में स्लाइड उन्हें महसूस होती है कि उनका कंधा स्लाइड कर गया हो, स्लाइडिंग हो रहा हो उस पे, ठीक है। तो पॉपिंग साउंड, क्लिकिंग साउंड, जकड़न और स्लाइड जैसा उन्हें कॉम्बिनेशन समझ में आता है, सुनाई देता है। फिर आता है हमारा रोटेटर कफ वीकनेस। रोटेटर कफ वीकनेस जो होती है कॉमन होती है, ठीक है। जो चार मसल्स के ग्रुप से हमारा रोटेटर कफ बनता है, इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर, सब स्कैपुलरीज और इनके टेंडन, ये क्या करते हैं, शोल्डर को स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ देते हैं। कब? मोशन के टाइम पे। तो ये जो चार रोटेटर कफ मसल्स हैं, ये अलग अलग तरीके से मसल्स बैलेंस देती हैं। तो अगर ये मसल्स काफी कमजोर रहेंगी, वीक रहेंगी, थकी हुई रहेंगी, तो ऐसे में पेशेंट को शोल्डर इम्पिंजमेंट होता है। और शोल्डर इम्पिंजमेंट के पेशेंट को उनके रोटेटर कफ जो पीछे की तरफ प्रेजेंट है हमारी मसल्स, उनमें कमजोरी महसूस होती है कि वो बहुत कमजोर है, कंधा कमजोर हो गया है, कमजोरी लग रही है कंधे में, इस तरह की चीजें उन्हें महसूस होती है। अभी तक हमने रोटेटर कफ के लक्षण देखे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि इसे किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। इसका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो ओवरहेड मूवमेंट करने वाले पेशेंट्स या एथलीट्स को फोकस में रखते हुए किया गया है। जो ऐसे पेशेंट्स या एथलीट्स हैं जो रिपीटेटिव और एक्सेसिव ओवरहेड मूवमेंट करते हैं, उनको फोकस रखते हुए ही इसका क्लासिफिकेशन किया गया है।
तो इसकी जो स्टेज 1 यानी कि अर्ली स्टेज, पहला क्लासिफिकेशन, इसमें शोल्डर में बहुत जकड़न महसूस होती है और वार्म अप पीरियड जो होता है वो काफी लंबा लगता है। ठीक है, शोल्डर में जकड़न महसूस होती है, जकड़न बने रहती है। वार्म अप पीरियड इसी कारण से उनका लंबा दिखता है, उन्हें लंबा लगता है। एक डिस्कम्फर्ट फीलिंग आती है जब वो थ्रो करते हैं, स्पेशली उनके लेट कॉकिंग में और अर्ली एक्सेलरेशन फेस में थ्रोइंग के। ठीक है, उन्हें एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट फील होगा जब वो लेट कोकिंग की स्टेज में आएंगे या अर्ली एक्सेलरेशन फेज जो होता है थ्रोइंग का, उस फेज में आएंगे तो उन्हें डिस्कम्फर्ट फील होगा। इसमें उन्हें एक्टिविटी के टाइम पे या एक्टिविटी दिनचर्या में उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होगा, कोई दर्द की वो रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। सिर्फ वो शोल्डर में जकड़न, जिस कारण से लंबा वार्म अप पीरियड, डिस्कम्फर्ट थ्रोइंग के समय पे जब वो लेट कोकिंग या अर्ली एक्सेलरेशन फेज में हो थ्रोइंग के, पर किसी भी प्रकार के दर्द की वो कंप्लेन नहीं करेंगे। अब आता है स्टेज 2, इंटरमीडिएट। इसमें लोकलाइज्ड दर्द होता है कंधे में पीछे की तरफ, लेट कॉकिंग में और अर्ली एक्सेलरेशन फेस थ्रोइंग के। ठीक है, लोकलाइज्ड दर्द रहेगा कंधे में पीछे की तरफ और लेट कॉकिंग और अर्ली एक्सेलरेशन के फेज में थ्रोइंग के। दर्द रहेगा उन्हें जब वो दिनचर्या के काम करेंगे तब, और इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता भी उन्हें शोल्डर जॉइंट में महसूस हो सकती है। तो स्टेज 2 में दर्द बढ़ने लगता है, दर्द की शुरुआत हो जाती है, स्पेशली उनके पीछे की तरफ के कंधे में, जो कि कॉमन सिम्टम है हमारे पोस्टीरियर शोल्डर पेन, हमारा शोल्डर इम्पिंजमेंट के केस में, स्पेशली जब हमारा थ्रोइंग का फेज हो, लेट कॉकिंग और अर्ली एक्सीलरेशन फेज। अब आता है स्टेज 3, ये एडवांस स्टेज है। इसमें स्टेज 2 की तरह ही पेशेंट जो होते हैं सिमिलर लक्षण दिखाते हैं, बट ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में आ जाते हैं और नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके की जो थ्रोइंग होती है, थ्रोइंग में हमारे कुछ स्टेजेस होते हैं। पहला होता है विंड अप स्टेज, ठीक है, अर्ली कॉकिंग स्टेज, लेट कॉकिंग स्टेज। लेट कॉकिंग स्टेज में और
एक्सेलरेशन स्टेज। इन दो स्टेज में लेट कॉकिंग और एक्सेलरेशन की ही स्टेज में हमारा कंधा जो होता है वो सीवियर और एक्सेसिव अबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन की स्टेज में होता है। एक्सेलरेशन में ये जो कंधा है वो काफी फोर्स के साथ पीछे जाता है और उसी फोर्स के साथ आगे आके थ्रो करता है। ठीक है, तो इन दो फेज में ही सबसे ज्यादा ऐसे एथलीट जो थ्रोइंग करते हैं उनकी ये जो दो स्टेज है, लेट कोकिंग और एक्सेलरेशन, इस स्टेज में उन्हें कंधे में इनस्टेबिलिटी महसूस होगी, अस्थिरता महसूस होगी, डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। ठीक है, तो लेट कुकिंग और एक्सेलरेशन की स्टेज में उन्हें दर्द, इंस्टेबिलिटी और डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है। तो ये हमारी थ्रोइंग की स्टेज होती है, विंड अप, अर्ली कॉकिंग, लेट कुकिंग, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, फॉलो थ्रो। अब हम बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर के बारे में। किस तरीके के रिस्क फैक्टर हमें शोल्डर इम्पिंजमेंट की कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं, या ऐसे क्या रिस्क है जिन कारण से शोल्डर इम्पिंजमेंट हो सकता है। सबसे पहला है कि अगर कभी शोल्डर जॉइंट में इंजरी हुई हो तो किसी एक्सीडेंट में या गिरने के कारण या किसी भी रीजन से शोल्डर जॉइंट में अगर इंजरी हुई है तो आपको रिस्क रहता है कि आपको शोल्डर इम्पिंजमेंट हो सकता है। ऐसे प्लेयर या ऐसे एथलीट्स जो टेनिस खेलते हो, स्विमिंग करते हो, बेसबॉल खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, उसमें इन्वॉल्व हो उनका रिपीटेटिव मूवमेंट कंधे और हाथ का। ठीक है, शोल्डर इम्पिंजमेंट कभी भी एक दिन में बन जाने वाली कंडीशन नहीं होती है। अगर रिपीटेटिव मूवमेंट है काफी लंबे समय से तो ही ये कंडीशन बनती है। स्विमिंग करने वालों को, टेनिस खेलने वालों को, बेसबॉल वालों को और फुटबॉल वालों को थ्रोइंग करना जरूरी रहता है। तो अगर इसमें उनका कंधा बार बार रिपीटेशन में आता है, आर्म और शोल्डर रिपीटेशन में, तो ऐसे पर्सन को, ऐसे एथलीट्स को चांसेस होते हैं कि उनमें रिस्क होता है शोल्डर इम्पिंजमेंट का। फिर है एज। जो 50 और उनसे ज्यादा की उम्र के होते हैं उनमें कंडीशन डेवलप हो सकती है शोल्डर इम्पिंजमेंट रेदर देन यंग पीपल, क्योंकि उनकी जो हड्डियां होती हैं उनमें डीजनरेशन आने लगता है, जिन कारण से उनके कंधे में लॉकिंग होने लगती है। लॉकिंग होने के कारण से भी रिस्क होता है ओल्डर एज में शोल्डर इम्पिंजमेंट जैसे कंडीशन का डेवलप हो जाने का।
बोन्स पर अगर डेवलप हो गई है तो किसी फ्रैक्चर या हेयरलाइन फ्रैक्चर या रिपीटेटिव मूवमेंट या अर्थराइटिस की कंडीशन में अगर कंधे की हड्डी में थोड़ा सा बोन्स पर आ गया हो तो ये जो रफ स्पॉट होता है, रफ एरिया जो बन जाता है बोन का, वो इरिटेट करने लगता है और आसपास की जगह पे सूजन बना देता है। तो अगर बोन्स पर डेवलप हो गई है तो उस कारण से भी शोल्डर इम्पिंजमेंट हो सकता है। ठीक है। अगर कंधे में कोई इंजरी हुई हो, कोई रिपीटेटिव मूवमेंट करने वाला एथलीट या प्लेयर हो, एज के कारण और बोन्स पर डेवलप हो जाने के कारण रिस्क रहते हैं कि उन्हें शोल्डर इम्पिंजमेंट हो सकता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि किस किस तरीके के कॉम्प्लिकेशन हमें शोल्डर इम्पिंज के पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। अगर शोल्डर इम्पिंजमेंट को डायग्नोज नहीं किया गया हो समय पर, ट्रीटमेंट नहीं मिला हो इमीडिएटली, तो शोल्डर इम्पिंजमेंट रोटेटर कफ डीजनरेशन या टियर जैसी कॉम्प्लिकेशन डेवलप करने लगता है। ठीक है। अगर इसको वक्त रहते डायग्नोस नहीं किया गया हो और इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया गया हो इमीडिएटली, तो शोल्डर इम्पिंजमेंट धीरे धीरे रोटेटर कफ के डीजनरेशन और पोटेंशियल टियर की कंडीशन में कन्वर्ट होने लगता है। इसके और जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो शोल्डर इम्प्लीमेंट के साथ एसोसिएट करते हैं, वो होता है फ्रोजन शोल्डर, जिसे हम पेरी अर्थराइटिस शोल्डर या पीए शोल्डर भी कहते हैं। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जकड़न और दर्द होता है शोल्डर जॉइंट में। तो अगर शोल्डर इम्पिंजमेंट को अनट्रीटेड रखा, समय पे ट्रीटमेंट नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन फ्रोजन शोल्डर में कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि जकड़न और दर्द बने रहना। अगला कॉम्प्लिकेशन है रोटेटर कफ टियर। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर हम शोल्डर इम्पिंजमेंट ट्रीट नहीं कर पाते हैं, डायग्नोस नहीं हो पाता है, तो जो रोटेटर कफ है उनके टिश्यूज में टियर आने लगते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यूज यानी कि मसल से बोन को जोड़ने वाले टिश्यू यानी कि टेंडन, उनमें टियर हो जाता है। ठीक है। तो अगर हम इसको अनट्रीटेड रखेंगे, समय पे हम इसका डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, समय पे नोटिस नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी कंडीशन जो होती है वो धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट होने लगती है और इसमें फ्रोजन शोल्डर और रोटेटर कफ टियर जैसे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। साथ ही ये कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलता है कि कंधे में और आर्म में लंबे समय तक दर्द बने रहना, ठीक नहीं होना, हमेशा एक दर्द बने रहना, भले आप रेस्ट पे हो या एक्टिविटी पे हो, हमेशा दर्द बने रहना कंधे में और आर्म में।
तो इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। अब आता है डायग्नोसिस। एक्सरे ज्यादातर हेल्पफुल होते हैं ये पता लगाने में कि अर्थराइटिस है या रोटेटर कफ इंजरी। इसके लिए एक्सरे में हमें बोन्स पर चेंजेस जो होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। जहाँ पे रोटेटर कफ मसल्स अटैच्ड होती हैं, ठीक है। नॉर्मली जो आउटलाइन होती है बोन्स की, किनारे जो होते हैं, वहीं पे रोटेटर कफ नॉर्मली अटैच्ड होता है। तो एक्सरे की मदद से भी हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि कोई बोन्स पर तो नहीं बना हुआ है। एमआरआई अल्ट्रासाउंड से भी रोटेटर कफ टेंडन का टियर, इन्फ्लामेशन बरसा में और शोल्डर इम्पिंजमेंट जैसी कंडीशन को हम डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरे, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड जैसी चीज़ों की मदद से हम डायग्नोस कर सकते हैं रोटेटर कफ या शोल्डर इम्पिंजमेंट जैसी कंडीशन को। ये देखिए, ये एमआरआई कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये जो कफ मसल्स हैं ये इस तरीके से इम्पिज्ड दिखाई देंगी, दबी हुई दिखाई देंगी। इस तरीके से एमआरआई, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड से हम पता कर सकते हैं शोल्डर इम्पिंजमेंट का। कुछ इसके स्पेशल टेस्ट होते हैं। शोल्डर इम्पिंजमेंट का पता लगाने के लिए कुछ स्पेशल टेस्ट भी बनाए गए हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि ये शोल्डर इम्पिंजमेंट है या नहीं है। इसके दो स्पेशल टेस्ट होते हैं। पहला नीर टेस्ट, दूसरा हॉकिंस कैनेडी इम्पिंजमेंट टेस्ट ऑफ शोल्डर। ठीक है, तो इसके दो टेस्ट हुए। पहला नीर टेस्ट। नीर टेस्ट के लिए जो एग्जामिनर होता है वो पीछे की तरफ से स्कैपुला को स्टेबलाइज करता है एक हाथ से, वहीं दूसरी हाथ से उसी तरफ की स्कैपुला के साइड के ही आर्म को फ्लेक्स करता है पैसिवली। ठीक है, साथ ही साथ उसका इंटरनल रोटेशन भी करवाता है। ठीक है, जिस साइड पेशेंट को कंधे में दर्द है उस साइड की स्कैपुला को एग्जामिनर ने एक हाथ से स्टेबलाइज किया, दूसरे हाथ से उसी आर्म को, जिस साइड की स्कैपुला को स्टेबलाइज किया है उसी साइड के आर्म को पैसिवली ऊपर की तरफ फ्लेक्शन में उठाया, साथ में इंटरनल रोटेशन भी करवाया। यानी कि पहले इस तरीके से हाथ को घुमा के इंटरनल रोटेशन करवाएंगे, फिर फ्लेक्शन करवाएंगे। ठीक है, पहले इस तरीके से इंटरनल रोटेशन, फिर फ्लेक्शन पैसिवली। तो अगर पेशेंट रिपोर्ट करता है इस पोजीशन में दर्द की, कि उसे दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपका नीर टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है।
ठीक है। अगर ऐसे पेशेंट ने कंप्लेन करी जब उसका इंटरनल रोटेशन और फ्लेक्शन करवाया और हाथ उठवाया ऊपर, तो उसने कंप्लेन करी दर्द की, मतलब कि आपका नीर टेस्ट पॉजिटिव है, आपके पेशेंट को शोल्डर इम्पिंजमेंट है। फिर आता है हमारा हॉकिंस कैनेडी इम्पिंजमेंट टेस्ट ऑफ शोल्डर। इसमें एग्जामिनर क्या करेगा, प्लेस करेगा पेशेंट के हाथ को, शोल्डर को 90 डिग्री शोल्डर फ्लेक्शन में, और साथ में एल्बो का भी फ्लेक्शन करेगा 90 डिग्री। उसी के साथ इंटरनल रोटेशन होगा आर्म का। इस तरीके से 90 डिग्री पे शोल्डर का फ्लेक्शन, 90 डिग्री पे एल्बो का फ्लेक्शन। हम इसको अंदर की तरफ 90 डिग्री एल्बो फ्लेक्शन करवाएंगे तो इंटरनल रोटेशन भी साथ में होगा। तो इस कंडीशन में, इस पोजीशन में अगर पेशेंट कंप्लेन करता है दर्द की इंटरनल रोटेशन के टाइम पे, तो मतलब कि आपका जो हॉकिंस कैनेडी इम्पिंजमेंट टेस्ट है वो पॉजिटिव है। ठीक है। फ्लेक्शन 90 डिग्री, एल्बो फ्लेक्शन 90 डिग्री और इंटरनल रोटेशन। तो अगर पेशेंट को दर्द आया, मतलब कि आपका हॉकिंस कैनेडी टेस्ट पॉजिटिव है, आपके पेशेंट को, आपके एथलीट्स को या प्लेयर को शोल्डर इम्पिंजमेंट की कंडीशन है। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो जो गोल होता है ट्रीटमेंट का शोल्डर इम्पिंजमेंट के लिए, वो स्पेशली होता है कि हम इम्पिंजमेंट के जो सिंड्रोम हैं, जो सिम्टम्स हैं, उसे रिड्यूस करें, कम करें, स्पेशली दर्द को कम करें, शोल्डर के फंक्शन को वापस से उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग में लाएं, प्रॉपर फंक्शनिंग में लाएं। गोल हमारे ट्रीटमेंट का सबसे पहला यही है कि हम दर्द कम करें और नॉर्मल फंक्शन में लाएं। तो जो ट्रीटमेंट है इम्पिंजमेंट का, उसमें रेस्ट यानी कि आराम, बर्फ से सिकाई, साथ ही साथ एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन या स्टेरॉइड के इंजेक्शन और फिजिकल थेरेपी हम उसमें प्रोवाइड करवाएंगे। बेस्ट ट्रीटमेंट है आइस, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन और फिजिकल थेरेपी। अक्यूट या क्रॉनिक स्टेज में हम ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो भी हम स्टेज 1, स्टेज 2 में ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बर्फ से सिकाई कम से कम 20 मिनट तक देना है, दिन में 2 बार।
बर्फ से सिकाई के पहले हमेशा एक छोटा और पतला तौलिया टॉवेल स्किन के ऊपर रखें। उसके बाद ही बर्फ से सिकाई करें और जब भी बर्फ से सिकाई करें तो उसे मूव करते हुए, स्ट्रोक करते हुए करें। स्टैटिक यानी कि एक जगह पे रख के सिकाई ना करें। इससे आइस बर्स्ट या आइस बर्न के चांसेस होते हैं। इसीलिए हमेशा एक पतला तौलिया प्लेस करके बॉडी के ऊपर, उसके बाद ही बर्फ से सिकाई करें। जिस भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को आप दिखाएंगे वो आपको कुछ इबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन जैसी मेडिकेशन देगा जो कि दर्द को कम करने में सहायक होंगी। मेडिसिन हमेशा किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन के साथ साथ कॉर्टिसोन का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं बरसा या एक्रोमियम के पास। ठीक है, तो अगर सीवियर कंडीशन में है दर्द तो ऐसे एथलीट्स को या ऐसे पेशेंट्स को हम स्ट्रेंथ के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं या कॉर्टिसोन का इंजेक्शन लगा सकते हैं बरसा के पास, जो कि जस्ट हमारी एक्रोमियन के नीचे रहती है। तो इस तरीके का हमारा गोल और ट्रीटमेंट रहता है हमारे शोल्डर इम्पिंजमेंट के पेशेंट्स के लिए। जो कॉमन सेंस अप्रोच होती है एक्टिविटीज की, वो भी काफी लाभदायक होती है। तो जो शोल्डर इम्पिंजमेंट के पेशेंट होते हैं उन्हें सबसे पहले ये एडवाइस करें कि वो अवॉइड करें एक्टिविटीज को, ओवरहेड मूवमेंट या हाथ को पीछे लेके जाने वाले मूवमेंट को अवॉइड करें। कुछ दिन रेस्ट करें, मूवमेंट ना करें अपने हाथों का तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे में जब बॉडी रेस्ट पे आती है तो उसे खुद से ठीक होने का मौका मिलता है, जो कि काफी सही है। इसीलिए कभी भी कुछ शोल्डर इम्पिंजमेंट जैसी कंडीशन बने तो डॉक्टर से एडवाइस करें और कोशिश करें कि आप एक्टिविटी अवॉइड करें, क्योंकि जो मोशन होते हैं हमारे शोल्डर में वो शोल्डर इम्पिंजमेंट की कंडीशन को और खराब कर देते हैं, दर्द को बढ़ा देते हैं। इसीलिए ऐसे मोशंस को अवॉइड करें जो दर्द बढ़ाते हों और दिक्कत देते हों, स्पेशली ओवरहेड मूवमेंट या हाथ को पीछे लेके जाना। इस तरीके के मूवमेंट को अवॉइड करें और रेस्ट पे रहें। कुछ दिन एक्टिविटी को भी अवॉइड करें। ये बेस्ट होता है कि एक्टिविटी अवॉइड साथ में मेडिकेशन और लाइट एक्सरसाइजेस और बर्फ से सिकाई, ये कॉम्बिनेशन का ट्रीटमेंट शोल्डर इम्पिंजमेंट के स्टेज 1 से लेके स्टेज 2 तक के पेशेंट के लिए काफी अच्छा रिजल्ट लाता है।
अब अगला हम बात करेंगे इसकी सर्जरी के बारे में। तो सर्जरी जैसी कंडीशन, सर्जरी करने जैसी कंडीशन हम तभी कंसीडर करते हैं, तभी कोई हेल्थ केयर तभी कंसीडर करता है इस कंडीशन को जब नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट दर्द कम ना कर पाए। ठीक है, तो कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर अगर आपको सर्जरी सजेस्ट करेगा तो वो तभी सजेस्ट कर पाएगा जब आपका दर्द कम नहीं हो पाएगा। इस तरीके की सर्जरी को कहते हैं सब एक्रोमियल डीकम्प्रेशन या ऑर्थोस्कोपिक शोल्डर डीकम्प्रेशन। तो शोल्डर इम्पिंजमेंट की कंडीशन में सब एक्रोमियल डीकम्प्रेशन और ऑर्थोस्कोपिक शोल्डर डीकम्प्रेशन सर्जरी की जाती है। इस सर्जरी में हम उस पार्ट को रिमूव कर देते हैं, स्पेशली एक्रोमियन एरिया के पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं जो कि और ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर रहा हो रोटेटर कफ के लिए। ठीक है, इम्पिंजमेंट का रीज़न ही यही है कि जो रोटेटर कफ मसल्स हैं उन पे उनके टेंडन का दबने लगना। तो हम जो एक्रोमियन प्रोसेस है उसके पार्ट को जो कि स्पेस पे ओवरलैप हो रहा है, स्पेस बढ़ा रहा है, उसको रिमूव कर देंगे तो शोल्डर इम्पिंजमेंट ठीक हो जाएगा। ये जो प्रोसीजर है हम इसको परफॉर्म करते हैं आर्थ्रोस्कोपिकली, यानी कि एक बहुत छोटे से कट या इंसिजन के द्वारा आपके शोल्डर में। ठीक है, बहुत छोटा सा कट, बहुत छोटा सा इंसिजन होता है, आर्थ्रोस्कोपिकली की मदद से हम ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और जो अदर प्रॉब्लम है शोल्डर के साथ वो भी सर्जरी के टाइम पे ही रिपेयर कर ली जाती है, जैसे कि अर्थराइटिस की कंडीशन शोल्डर में जिस कारण से इम्पिंजमेंट हुआ हो, बाइसेप्स टेंडन का इन्फ्लामेशन जिस कारण से इम्पिंजमेंट हुआ हो, पार्शियल रोटेटर कफ टियर। तो अगर ऐसी कंडीशन भी साथ में बनी हुई है शोल्डर इम्पिंजमेंट के तो उन्हें भी इसी टाइम पे रिपेयर कर लिया जाता है। ओपन सर्जरी में लार्ज कट लगता है आपके फ्रंट साइड के शोल्डर में, ये एक दूसरा ऑप्शन है सर्जरी का। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा आर्थ्रोस्कोपी की मदद से जिसमें हम रिमूव कर देते हैं पार्ट को, इसमें बहुत छोटा सा कट, बहुत छोटा सा इंसिजन लगता है। दूसरा ओपन सर्जरी जिसमें बड़ा कट लगता है शोल्डर में सामने की तरफ। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से सब एक्रोमियन स्पेस में जो इम्पिंजमेंट हो रहा है हम इस तरीके से आर्थ्रोस्कोप की मदद से उसे रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा सर्जरी। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक शोल्डर इम्पिंजमेंट के बारे में, जिसमें हमने इसके लक्षण, इसके रिस्क फैक्टर, इसके कॉम्प्लिकेशन और डायग्नोसिस और मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात की। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो। आप सभी हेल्दी रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।